So well, in this video, we are now going to concentrate on the questions on the topic number 2, that is Newton's universal law of gravitation. So अब हम जो कुछ questions previous years नीट के एग्ज़ाम में आए हैं, वो न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर कैसे सवाल पूछे गए हैं उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, राइट। जो 7 क्वेश्चन है वो हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किए हैं। सवाल का कहा गया है कि 2 एस्ट्रोनॉट हैं, 2 एस्ट्रोनॉट्स आर फ्लोटिंग इन द ग्रेविटेशन फ्री स्पेस, जहाँ वो ग्रेविटेशन से फ्री हैं। सो उनको जो ग्रेविटी है वो खींच नहीं रही है। सो आफ्टर हैविंग लॉस्ट कॉन्टैक्ट, यदि मान लो उन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाता है विद द स्पेस शिप, तो ये स्पेस शिप से उनका कॉन्टैक्ट यदि ख़त्म हो जाता है तो दोनों को क्या फ़र्क पड़ने वाला है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर, तो क्यों। मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर, तो क्यों। बिकम स्टेशनरी रह जाएंगे, क्यों। कीप फ्लोटिंग इन द सेम एट द सेम डिस्टेंस बिटवीन दैम। सो आंसर इज कि ये देखिए, 2 आपके पास एस्ट्रोनॉट हैं। यदि वो अपने स्पेसशिप से कांटेक्ट खो देते हैं तो उसके बावजूद वो एक दूसरे की ओर मूव करेंगे, दे विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर, क्यों। बिकॉज ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि यदि किसी स्पेस में यदि 2 चीज़ें हैं और उनका मास m1 एक का है, m2 दूसरे का है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो वो इस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने स्पेसशिप से कांटेक्ट छोड़ दिया है, एंड नाउ दे विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर, राइट। सो नाउ विल मूव फॉर अनदर क्वेश्चन। This is question number 9. Question number 9 is very interesting question. 2 हमारे पास स्फेरिकल बॉडीज़ हैं, 2 स्फेरिकल बॉडीज़, एक का मास कैपिटल M है, दूसरी उससे 5 गुना भारी है, और एक की रेडियाई r है और दूसरे की रेडियाई जो है वो 2r है। इट्स रिलीज्ड इन द फ्री स्पेस विद इनिशियल सेपरेशन बिटवीन दैम इज़ 12r। सो यदि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, इफ़ दे अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्मॉलर बॉडी बिफोर कोलिजन। सो एक दूसरे को छुएं उससे पहले जो स्मॉलर बॉडी है वो कितना ट्रैवल करेगी, या आपसे ये पूछा जा सकता है जो हैवियर बॉडी है वो कितना ट्रैवल करेगी। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। तो हम इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक्सप्लेन करने की ओर। तो ये हमारा सवाल कुछ इस तरीके का है। पहले हम डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास एक स्मॉल बॉडी है और एक लार्ज बॉडी है। देखिए, इसका जो मास है वो है स्मॉल m, और इसकी जो रेडियस है इसको आप ऐसे यहाँ मार्क कर सकते हैं। ये जो रेडियस है वो स्मॉल r है, और जो दूसरी बॉडी है उसका मास है 5m, और उसकी जो रेडियस है वो 2r है, डबल है। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 2r है इन कंपैरिजन टू द स्मॉलर बॉडी, और दोनों सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 12r है, राइट। तो आप देखिए, जो ये फोर्स लगाएंगी, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि दोनों के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा। ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी एंड मास ऑफ द सेकेंड बॉडी 5m, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 12r² हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। तो इनके सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस है, क्योंकि इन्होंने एक दूसरे को छू जाना है, तो वो रहेगा 9r। आप 12r में से इधर से यहाँ r घटा सकते हैं, इधर से ये वाला डिस्टेंस r है और इधर से ये वाला डिस्टेंस 2r है। तो 12r में से 3r घटा दीजिए और 9r आपके पास एक रिमेनिंग डिस्टेंस रह जाएगा। हम यहाँ देखते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो एक्सेलरेट कैसे करेगी। तो फर्स्ट बॉडी का यदि आपने एक्सेलरेशन निकालना है तो वो आ जाएगा a1, जो फर्स्ट बॉडी का एक्सेलरेशन होगा स्मॉलर बॉडी का, ऐसे लिख देते हैं as, तो वो आ जाएगा फोर्स अपॉन मास ऑफ द स्मॉलर बॉडी। तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा जी g × 5m अपॉन 12r²। ऐसे वो एक्सेलरेट करेगी आगे की ओर। इक्वेशन नंबर 2 लिख दीजिए। और जो एक्सेलरेशन और हैवी बॉडी क्या होगा, वो फोर्स अपॉन मास ऑफ हैवी बॉडी, दैट इज़ 5m। तो इक्वेशन नंबर 1 से आप निकाल लीजिए। आपके पास बचा gm अपॉन 12r²। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। इस एक्सेलरेशन से दोनों मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल, जो आपकी फर्स्ट बॉडी है वो इतना दूर जाएगी टकराने से पहले, और जो हैवी बॉडी है वो इतने दूर आएगी। दिस मीन्स दोनों जो चलेंगी x1 + x2, ये 9r ही चलेंगी, और 9r चलने के बाद एक दूसरे को छू जाएंगी। ये इक्वेशन नंबर हम इसको 4 लिख देते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन।
देखिए हमारे पास जो डिस्टेंस की इक्वेशन होती है वो होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT²। अब आप जानिए कि ये दोनों ही जो मासेस हैं, स्मॉलर बॉडी और हैवियर बॉडी, बोथ दिस बॉडी विल ट्रेवल फॉर सम टाइम टी, वो कॉमन टाइम के लिए चलेंगी और उनकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि शुरू में वो रेस्ट में है। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, जो x1 रहेगा, जो पहली बॉडी कितने दूर चलेगी, x1 इज इक्वल टू 1/2, उसका एक्सेलरेशन है आपके पास जो स्मॉल बॉडी है g इंटू 5m अपॉन 12r² हो जाएगा, ओके, और इंटू t²। इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगा। जो x2 होगा, जो हैवी बॉडी चलेगी, वो होगा 1/2 g m, आप ऊपर इक्वेशन देख सकते हैं, अपॉन 12r का ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये टी टाइम के लिए चलेगी, इक्वेशन नंबर 7। अब आप x1 और x2 के बीच में रिलेशन कर सकते हैं। आप यहाँ करिए x1 अपॉन x2 क्या होगा, जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना तो यहाँ से सीधा डिवाइड कर लीजिए, ऐसे हमने डिवाइड कर दिया, 1/2 से 1/2 कैंसिल, t² से t² कैंसिल, g के साथ g कैंसिल, 12r² से 12r² कैंसिल, m के साथ m कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, जस्ट 5। आपके पास रिलेशन आ गया x1 इज इक्वल टू 5 टाइम x2, जस्ट, ये देखिए सिंपल रिलेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 8। आप इसको उठाइए, इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा x1, ये देखिए आपके पास आ जाएगा x1 निकालना है हमने, तो हम x2 को एलिमिनेट करते हैं, तो आपके पास आ जाएगा x2 इज इक्वल टू x1/5, राइट। तो इसको आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x1/5 इज इक्वल टू 9r। आपके पास एलसीएम आ गया 5, ये आ जाएगा 5x1 प्लस x1 इज इक्वल टू 9 टाइम r, ये आपके पास आ जाएगा 6x1 इज इक्वल टू 45r, एंड नाउ x1 इज इक्वल टू 45/6 इंटू r। अब आप 3 से काट दें, ये आपके पास आ जाएगा 3 दूना 6, और यहाँ आ जाएंगे 15, x1 इज इक्वल टू 7.5 इंटू r। So this is so easy to find it out. So this means that this option number B is correct in this case. So इस क्वेश्चन को यदि हम करना चाहें तो हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। You must know another ways to solve the same question. देखिए हम डायग्राम को ऐसे रहने देते हैं और दोबारा फिर से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको हम एक और कॉन्सेप्ट से, क्योंकि ये न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर क्वेश्चन बना हुआ है, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, बट हम इसको एक और कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। जब ये दोनों टकराएंगे, ज़रा देखिए, तो ये दोनों एक दूसरे को सब छू जाएंगे। आपके पास एक मास m होगा और जो दूसरा मास, बड़ा मास है, वो 5m होगा, राइट। ये दूसरा मास जो है वो 5m होगा। तो ये देखिए इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये रहा r और ये रहा 2r, राइट। और ये मास है m और ये मास है 5m, दिस इज 5m। अब ये जो बॉडी जब ये ट्रैवल करेंगी, अभी आपके पास एक बाइनरी सिस्टम हो गया, मास 1 एंड मास 2, सो बोथ ऑफ दीज आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम। सो जैसे ही ये दोनों एक दूसरे की ओर मूव करेंगे तो इनका सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी रहेगा। हमें कह देंगे एज द सेंटर ऑफ मास विल रिमेन स्टेशनरी, वो तो वही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेंटर ऑफ मास का आप यहाँ फार्मूला लगा दीजिए, आपके पास आ जाएगा, ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी m टाइम x1, और अनदर मास आपके पास 5m, और वो चलेगा x2 डिस्टेंस के लिए। तो आप देख लीजिए इसके बीच में आपके पास क्या रिलेशन आ गया, m के साथ m कैंसिल, जो x1 है वो 5 टाइम x2 हो जाएगा। ये अनदर कॉन्सेप्ट लगाने के लिए पिछले इसी क्वेश्चन के प्रीवियस एक्सप्लेनेशन में हमने इसको निकालने के लिए काफ़ी मेहनत की। तो अब आप यहाँ ऊपर डायग्राम नंबर फिगर नंबर 1 में देखिए कि x1 प्लस x2 जो है वो 9r होगा। यहाँ देखिए x1 और x2 जो है, इनका दोनों का जो सम है वो 9r के बराबर होगा। तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर लीजिए।
आपके पास आ जाएगा x1 इज इक्वल टू 7.5 r। अब आप इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास x1 का वैल्यू आ जाएगा 7.5 r। तो आप चाहें तो इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लें, चाहें तो आप प्रीवियस कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लें जिसके ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये सब क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। यू मस्ट अप्लाई द कॉन्सेप्ट व्हाट यू हैव लर्न इन द NCERT बुक। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 10। हमारे पास है एक का, देखिए एक स्फेरिकल प्लैनेट है, उसका मास है MP से रिप्रेजेंट किया मीन्स मास ऑफ द प्लैनेट, एंड डायमीटर DP है उस प्लैनेट का, एंड ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ दिस प्लैनेट। आप एक प्लैनेट के नज़दीक जो है वो एक छोटा सा मास रिलीज करते हैं, उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा। तो चलिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये रहा आपके पास मास, और ये इसका सेंटर हो गया, दिस इज द मास ऑफ द प्लैनेट, एंड DP is the diameter of the planet, so a radius of the planet will be diameter of the planet by 2, right? So यहाँ इस सरफेस के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर आप एक मास को रिलीज करते हैं, तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से चलते हैं, वो आ गया G, और ये जो मास है स्मॉल m है, और जो मास ऑफ द प्लैनेट है MP हो जाएगा, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है सेंटर्स के बीच में, सो वो नियरली DP/2 के बराबर है, DP/2 के बराबर है, क्योंकि हमारा फंडामेंटल फार्मूला होता है Gm1m2/r² है, r जो है वो डायमीटर का आधा हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, F इज इक्वल टू Gm मास ऑफ द प्लैनेट अपॉन DP का स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, राइट। तो हमसे पूछा हुआ है इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, तो उस मास का जो m इंटू जी को आप रिप्लेस कर सकते हैं F से, 4Gm मास ऑफ द प्लैनेट अपॉन DP स्क्वायर, m के साथ m कैंसिल हो जाएगा, देख लीजिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है 4Gmp अपॉन DP स्क्वायर। सो इट इज़ सो ईजी टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे ही आप डेरिवेशन वहाँ करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब आप टेक्स्ट में सॉल्व करते हैं तो उसको इसी तरीके से करते हैं। सो आई थिंक 10th क्वेश्चन में जो हमारी ऑप्शन है, गिवन ऑप्शन में ए ऑप्शन ही करेक्ट लग रही है। ये देखिए यहाँ आप मैच कर लीजिए, 4Gmp अपॉन DP स्क्वायर, दिस इज 10th क्वेश्चन, ए पार्ट इज द राइट ऑप्शन दिस क्वेश्चन। सो नाउ द अनदर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। रीड द क्वेश्चन वेल। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे हम। ये देखिए हमारे पास है दो स्फेयर्स, वी हैव टू स्फेयर्स ऑफ मासेस, एक का मास है स्मॉल m, दूसरे का मास है कैपिटल M, एंड दे आर सिचुएटेड इन द एयर, उनको हवा में रखा है आपने, एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज F। तो जब आपने उनको एयर में रखा है, दोनों को अलग अलग करके किसी r डिस्टेंस के ऊपर, फिर आप क्या करते हैं कि स्पेस अराउंड द मासेस इज नाउ फिल्ड विद द लिक्विड जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 3 है। एक लिक्विड आप लेके आए, उसको डाल दिया उसके बीच में, दोनों के गैप के बीच में, तो सवाल आपसे पूछा गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। आपके पास एक मास ऐसा है और दूसरा मास ऐसा है, इस मास को हम कह देंगे कि ये मास m है और ये मास भी m है, दोनों के मासेस बराबर हैं, और दोनों के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कोई r है। तो इनके बीच का जो फंडामेंटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा Gm अपॉन r² होगा, और ये प्रॉपर्टी है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, कि ये जो फोर्स होता है वो बीच में आपने क्या रखा है इससे इंडिपेंडेंट होती है। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन टू मासेस, राइट। ग्रेविटेशनल फोर्स is independent of nature of medium between two masses। तो दो मासेस के बीच में जो मीडियम है उसका जो इम्पोर्टेंस इस पे नहीं होता, तो फोर्स जो है वो F ही लगेगा, राइट। दिस मीन्स दैट the option number C is correct in this case. So question number 11, option number C is correct. So now we are going for question number 12. This is
विल गो थ्रू द स्टेटमेंट विद फुल कॉन्सेंट्रेशन. कहा गया आपसे कि बट विल बी द फार्मूला ऑफ मास. मास का फार्मूला क्या होगा इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड रेडियस ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वेयर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ. तो इसको हम फिर बनाने की कोशिश करते हैं. ये देखिए, ये रहा अर्थ सरफेस और अर्थ सरफेस के ऊपर ये कोई मास रहा, and this is the center of earth and this is the center of this mass. This mass is small m, this is mass of earth and this is the radius of earth, r हम इसको लिख देते हैं, राइट. सो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा F इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, दिस इज G, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ द स्मॉल बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू. अब ये जो मास है इट इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा m टाइम g होगा एंड दिस इज g m अपॉन r स्क्वायर. m के साथ m कैंसिल हो जाएगा. अब आपको मास को डिफाइन करना है, आपको इस पार्ट को डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ g, रेडियस ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटेशन कांस्टेंट. इसको आप मैथमेटिकली अलग कर लीजिए. ये आपके पास आ जाएगा g r स्क्वायर अपॉन कैपिटल G. सो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन. और यहाँ देखिए कि कौन सा आंसर सही हो सकता है. दिस इज g r स्क्वायर अपॉन G. दिस इज द राइट आंसर. Okay. So with this, I'm going to close this video. I hope that you have enjoyed this topic. Thank you very much.